हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 11 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 मई। लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को याद करना। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड इसी दिन को मनाने के लिए इसी साल रिबूटिंग द इकोनॉमी विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, शॉर्ट में बोले तो रिस्टार्ट पर एक डिजिटली सम्मेलन आयोजित किया था। और इसी बात को लेकर हम बात कर रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। तो यह दिवस मनाने के पीछे का जो इतिहास है वो भी मैं आपको बता दूं। वर्ष 1998 में 11 मई को ही भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ था। और उस वक्त के हमारे DRDO के अध्यक्ष थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और 11 मई से जुड़ी एक और भी उपलब्धि है। 11 मई 1988 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया था। और इसीलिए 11 मई हमारे देश के लिए काफी लकी है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा को किसने विकसित किया है। तो कोविड-19 के परीक्षण हेतु यह फेलुदा नामक एक नई टेक्निक विकसित की गई है। और इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक विकसित की है CSIR ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CSIR, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। और इसी के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा को विकसित किया है। लेकिन नाम थोड़ा अजीब सा है, फेलुदा। तो यह नाम रखने का उद्देश्य, इसके पीछे का हेतु क्या है। तो देखिए, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही पेपर स्ट्रिप टेस्ट का नाम प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस शेरलॉक के नाम पर रखा गया था। और इसी तरह एक काल्पनिक जासूस पात्र हमारे भारत में भी है, इसका नाम है फेलुदा। तो देखिए, भारतीय वैज्ञानिक इसी तकनीक के भारतीय संस्करण को भारतीय नाम देना चाहते थे। और वैज्ञानिकों ने भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा विकसित प्रसिद्ध जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर इस तकनीक का नाम रखा है। और इसीलिए फेलुदा शब्द आप याद रख लीजिए। और यहां हम बात करते हैं CSIR के, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। और यह कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का केंद्रीय बैंक जनवरी से मार्च 2020 में सोने का सबसे बड़ा विक्रेता था। तो हमारा भारत देश इसमें खरीद करता था, लेकिन श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक था वो जनवरी से मार्च 2020 तक सबसे बड़ा विक्रेता था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। तो देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2020 के दौरान स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है दो देशों में। एक है संयुक्त अरब अमीरात और उनके सेंट्रल बैंक में 7 टन की
वृद्धि हुई है और भारत में सोने की वृद्धि 6.8 टन हुई, लेकिन श्रीलंका का स्वर्ण भंडार 12.9 टन से घटकर हो गया है 6.7 टन और यह श्रीलंका की आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है। और देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है और अब स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन हो गया है। और यहां हम बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों का एक गैर लाभकारी संघ है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। और बात करते हैं यहां श्रीलंका की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर इंडिया का तमिलनाडु और यहां पर स्थित है श्रीलंका और तमिलनाडु से श्रीलंका की जो दूरी है वो महज 31 किलोमीटर है और श्रीलंका की कैपिटल दो है। एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और श्रीलंका की दूसरी कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? गोटाबया राजपक्षे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। तो इतना आपको श्रीलंका से याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में रेगिस्तानी टिड्डियों का बढ़ता समूह किस राज्य के किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है? तो यहां आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यह टिड्डियों का समूह जो फसलों को नष्ट कर सकता है और किसानों की चिंता बढ़ा सकता है और यह हाल ही में खतरा है राजस्थान के किसानों पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। तो देखिए, रेगिस्तानी टिड्डियों का बढ़ता समूह फसलों को बुरी तरह प्रभावित करता है और टिड्डी चेतावनी संगठन यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर जिलों में रेगिस्तानी टिड्डियों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसीलिए राजस्थान के किसानों की चिंता बढ़ गई। और बात करते हैं इस लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है और इसकी एक ब्रांच है जोधपुर यानी कि राजस्थान में। तो यहां हम बात करते हैं राजस्थान की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर राजस्थान जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ है और यहां पर वो पाकिस्तान से भी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर रखता है। तो बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? घूमर, चंग और कालबेलिया वो राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य है। और दो परियोजनाएं राजस्थान में है वो भी आप याद रखिए, जवाहर सागर परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है और राणा प्रताप सागर परियोजना वो भी राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय पुल के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया में किस राज्य का सबसे अधिक योगदान रहा? तो हमारी केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में गेहूं की जो खरीद प्रक्रिया जारी है और इसमें सबसे अहम योगदान दिया है पंजाब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। तो देखिए, 26 अप्रैल 2020 तक केंद्रीय पुल के लिए कुल 88.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और इसमें 48.27 लाख मिलियन टन के साथ सबसे अधिक योगदान पंजाब का रहा है और जिसके पश्चात 19.07 लाख मिलियन टन के साथ हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। और जब भी बात आए पंजाब की तो पंजाब के बारे में जो भी आपको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पंजाब के राज्यपाल कौन है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है,
पंजाब की कैपिटल का नाम क्या है वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। और यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। छठा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन का विरोध किस देश ने किया है? तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन किया और इसमें विरोध दर्ज किया है नेपाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। तो देखिए, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। और यह जमीन मार्ग को हाल ही में हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। तो देखिए, हाल ही में नेपाल ने भारत से नेपाल के क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को न करने को कहा है। और इस संबंध में नेपाल के सत्तारूढ़ दल ने भारत पर नेपाल की संप्रभुता को कम करने का आरोप लगाया। मामला क्या हुआ तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर बिल्कुल है लिपुलेख दर्रा और यहां से भारत ने लगभग 80 किलोमीटर जो सड़क मार्ग तैयार किया है वो बिल्कुल नेपाल से यहां सटा हुआ है। और यह विवादित क्षेत्र नेपाल अपने ही देश का इलाका मानता है और इसीलिए नेपाल ने यह विरोध दर्ज किया है। और बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर क्या है? तो हमारे हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ने यह आंकड़े जारी किए और इसी के अनुसार वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर रहेगा 20। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 20। तो देखिए, 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर डाटा जारी किया है। और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, विवेक जोशी। कौन? विवेक जोशी। और जारी आंकड़ों का आकलन करें तो राष्ट्रीय जन्म दर 20 है, मृत्यु दर 6.2 और शिशु मृत्यु दर 32 है। और इसी आंकड़ों को आगे बढ़ाए तो मध्य प्रदेश में देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जन्म दर सबसे कम थी। बिहार में जन्म दर सबसे ज्यादा थी। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। और इन आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1971 की जनगणना की तुलना में लगभग 1/4 घट गई है। तो यह हमारे भारत देश के लिए काफी अच्छे समाचार। 8वां क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए भारत का पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट विकसित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह किट नमूने में आईजीजी एंटीबॉडी की उपस्थिति का भी परीक्षण करेगी। और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चीन से लगभग 5 लाख कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट रद्द कर दिए थे क्योंकि वे गलत परिणाम दे रहे थे। और इसी के तर्ज पर हमने हाल ही में अपना स्वदेशी यह किट विकसित किया। और यह निर्मित कहां किया जाएगा? तो जीडस कैडिला में। कहां पर? गुजरात में। तो देखिए, गुजरात स्थित जीडस कैडिला बड़े पैमाने पर इस किट का उत्पादन करेगी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा किया जाएगा। और कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की प्रगति में यह एक बड़ी छलांग है क्योंकि भारत अपनी अधिकांश नैदानिक सामग्रियों का आयात कर रहा था, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से एक पहल लॉन्च की है? तो हाल ही में इस कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर से एक पहल को लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरक्षा स्टोर। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? किराना स्टोर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकना और इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोर के मालिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। और इससे पहले तकरीबन 70,000 मालिकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस पहल के तहत अब तक 5 लाख स्टोर के मालिकों का पंजीकरण भी हो चुका है। 10वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो कितने महीनों के भीतर चुनाव जीतना होगा? तो यह मामला सामने आया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो पिछले चुनाव में विधानसभा से चुनाव हार गए थे और वो विधान परिषद के भी सदस्य नहीं है और इसलिए 6 माह के भीतर उन्हें या तो विधानसभा या तो विधान परिषद में सदस्य बनना होगा, तो ही वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। तो देखिए, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है। हालांकि वह नवंबर 2019 में आयोजित महाराष्ट्र राज्य चुनावों में निर्वाचित नहीं किए गए थे। संविधान के अनुसार 164 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन है तो वो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इसी तरह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे और श्री ठाकरे विधान परिषद के माध्यम से अब राज्य विधानमंडल में प्रवेश करेंगे और वह नवंबर 2019 का चुनाव हार गए थे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किए गए अनुरोध पर चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव आयोजित करेगा। और जब भी बात आती है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में ओवन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ओवन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ओवन ऑनलाइन के जरिए कोई भी ग्राहक बिना अपने घरों से बाहर निकले केवल चंद क्लिकों करके 4 सरल चरणों से किसी भी महिंद्रा वाहन का मालिक बन सकता है। और इसी तरह का हाल ही में प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो इसके चेयरमैन कौन है? आनंद महिंद्रा। और इस कंपनी की स्थापना 1945 में की गई थी। स्थापक कौन थे? केसी महिंद्रा एवं जे.सी. महिंद्रा। इन दोनों भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर यह महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की स्थापना की। और यह मलिक गुलाम मोहम्मद बाद में पाकिस्तान विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? पवन गोयनका। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं राजा रंगप्पा नाइक का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक पूर्व लोकसभा सांसद थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, राजा रंगप्पा नाइक पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल एस के वरिष्ठ नेता थे और वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और जिसका हाल ही में देहांत हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? आरोग्य संजीवनी नामक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को
अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। फिर भी वो कोविड-19 से संक्रमित है तो भी वो इस बीमा का पात्र होगा। तो देखिए, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। और यहां जब हमने बात की है यह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, क्योंकि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? हर साल ऑलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर किस राज्य के तट पर अंडे देने आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओडिशा। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है मनोज वनकर, मुन्नाभाई वजाकणी, दिव्या मिश्रा नडियाद गुजरात से है, पागी अतुल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। काजी यूनुस गुजरात राजकोट पड़धरी से है, विकास कुमार जल गोविंद चाक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। बिलवाल नैनेश, वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद गुजरात से है, और संगीता, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा है। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है गुजरात बावला से चेतन कंजरिया, मकवाना सोनल, शैलेश कुमार तबियाड़, वो भी गुजरात से है। वाला जया ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, साथ लिखा है कि ऋषि कुल्या नदी के मुहाने पर यह अंडे देने के लिए हर साल ऑलिव रिडले कछुए आते हैं। और शिल्पा परमार ने भी इसके बारे में डिटेल में बताया है कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। तो सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। समूचे राष्ट्र में 9 मई को निम्न में से किस वीर पुरुष की 480वीं जयंती मनाई गई? यहाँ 4 वीर पुरुषों के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से चॉइस करना है कि 480वीं जयंती किसकी मनाई गई। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।